बच्चों, स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर है वो हमने अम्लों और क्षारों के है वो कुछ सामान्य गुणधर्म थे और उनके कुछ है वो उपयोग थे, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज वो हम अध्ययन करेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीएच स्केल। तो पीएच स्केल है वो क्या होती है, किस काम आती है, तो उसको मैं यहाँ पर लिखता हूं। तो जो पीएच स्केल है वो होती है हमारी अम्लों व क्षारों का सामर्थ्य मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसे क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का हमारे को ताप मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से कोई पदार्थ है वो खट्टा है या कड़वा है, अर्थात अम्लीय है या क्षारीय है, उसका पता लगाने के लिए भी हमारे को वो किसकी आवश्यकता होगी, किसी एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से हम माप सकें कि वो भी जो भी हमारे को पदार्थ दे रखे हैं वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो अम्लों और क्षारों की सामर्थ्य मापने वाला जो भी हम उपकरण काम में लेते हैं उसी को कहते हैं पीएच स्केल। अब यहाँ पर देखो पीएच स्केल है, पीएच स्केल पर जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि पीएच, इसका मतलब क्या होता है। पीएच स्केल में जो पीएच लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या होता है, तो पी का अर्थ होता है शक्ति और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। पी का मतलब तो हो गया शक्ति और एस का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। और जब भी आप इसको लिखते हो तो पी आपको छोटा लिखना है और हाइड्रोजन बड़ा लिखना है, मतलब कुछ इस प्रकार से लिखना है, ना कि ऐसा लिखना है बराबर लिखिए। पी नीचे होना चाहिए और एच इस प्रकार से होना, ये लिखने का आपको तरीका वो पता होना चाहिए। तो पीएच स्केल में जो पी है उसका अर्थ हो गया और एच का भी अर्थ हो गया। अब यहाँ पर देखो ये पीएच स्केल किसने दी थी, किस वैज्ञानिक ने दी थी, और पीएच स्केल की परिभाषा है वो हम किस आधार पर है वो निकालते हैं, मतलब किस प्रकार से वो हमें अम्लों और क्षारों में वो अंतर दिखा सकते हैं। तो देखो पीएच स्केल के बारे में सन 1909 में सोरेनेसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को बनाया था। किसने बनाया था, सोरेनेसन नामक वैज्ञानिक ने है वो पीएच स्केल को बनाया था। आपको सन रखने की याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि पीएच स्केल का निर्माण है वो किसने किया था, पीएच स्केल का निर्माण किया था सोरेनेसन नामक वैज्ञानिक ने वो पीएच स्केल का निर्माण किया था। अब यहाँ पर पीएच स्केल की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो पीएच स्केल की परिभाषा होगी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच स्केल कहलाती है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच स्केल कहलाती है। मतलब जो पीएच है, पीएच स्केल है वो पीएच है वो बराबर होगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक, तो यहाँ पर ऋणात्मक लघुगणक होता है LOG और ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। और ये क्या होती है, जो इस प्रकार से मैंने अलग से कोष्टक में दर्शाई है, ये इस प्रकार से ये होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। मतलब कोई भी विलयन है उस विलयन के अंदर है वो H+ की कितनी मात्रा है, H+ की कितनी मात्रा है, उसी को H+ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। तो अगर आपको कोई भी किसी की सांद्रता, जैसे अगर आपको बोला कि OH-, ये तो एक हाइड्रोक्सिल आयन है, लेकिन आपको अगर इसकी पूछे कि सांद्रता कितनी है, मतलब सांद्रता के बारे में मतलब बोलेंगे, तब यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर इस प्रकार से कोष्टक लगा देंगे। अब जैसे यहाँ पर कोष्टक लग गया, इसका मतलब ये इस प्रकार का कोष्टक होना चाहिए, तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की बात हो रही है। और सांद्रता मतलब क्या हो गया कि कितनी मात्रा में वो जो भी विलयन दे रखा है उसके अंदर है।
तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये माइनस हो ही गया, ऋणात्मक होता है। ये क्या होता है? LOG, इसको बोलते हैं लघुगणक। और इसके बारे में वो आप डिटेल से दिन है वो क्या करोगे, 11th क्लास है उसके अंदर करोगे। अभी हमारे को इतना ध्यान रखना है कि ये LOG, इसी को हम क्या बोलते हैं? लघुगणक कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर नीचे आता है 10, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, log 10H+, ये होता है आपका पीएच स्केल का फॉर्मूला। इसके आधार पर ये वो हम क्या निकालते हैं, किसी भी पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात करते हैं। तो पीएच बराबर हो गया माइनस का log बेस 10, इसको बोलेंगे से माइनस log 10 या बेस 10 बोल सकते हो, माइनस log 10H+, ये होता है। ये हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये होता है लघुगणक, और ये ऋणात्मक हो गया। पीएच स्केल का जो फॉर्मूला है इसको एक तरीके से और प्रदर्शित करते हैं। कैसे? हमने पढ़ा है शुरुआत के अंदर कि जो H+, जब भी हम किसी अम्ल को या क्षार को जो भी है उसको अगर हम क्या करेंगे, किसी जलीय विलयन में डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, H+ जो आयन है वो H+ आयन क्या होगा, निष्कासित होगा। अब H+ आयन मैंने बताया था शुरुआत के अंदर कि H+ आयन है वो क्या होता है, बहुत अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। और बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण वो क्या कर लेता है, जल का जो अणु है H2 है, H2 के साथ में क्रिया कर लेता है, और H2 के साथ में क्रिया करके वो क्या बना लेता है, H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन। तो मान लेते हैं यहाँ पर H+ की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन जो H+ अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ पर H+ H2 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H3O+। तो यहाँ पर हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, माइनस का log 10, और यहाँ पर लिख देंगे H3O+। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास में जो आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों है एक ही चीज, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है यहाँ पर, लेकिन ज्यादातर यही प्रयोग में लेते हैं। फिर भी मान लो यहाँ पर आपको बोल दिया कि इस प्रकार से आपको ये दे दिया कि H3O+ की क्वेश्चन के अंदर कि H3O+ की सांद्रता इतनी है, तब आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। अब यहाँ पर देखो, जो उदासीन जल होता है, उदासीन जल में H+ जो आयनों की सांद्रता होती है वो होती है 1 × 10⁷ मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता का मात्रक होता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उसी प्रकार से सांद्रता का भी मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। एक चाहे लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं उसमें, सॉरी 10⁻⁷। तो यहाँ पर क्या हो गया, उदासीन जल के लिए जो सांद्रता है वो कितनी होती है, 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि उदासीन जल है, कोई हमारे पास में जल है, उसमें H+ आयनों की जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। और इतनी मात्रा में किसकी मात्रा होती है, OH- की, उसकी मात्रा भी कितनी होती है, 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ये हो गया। तो यहां से देखो हमारे पास में किसका मान आ गया, देखो आप किसका मान आया, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान आया ना। यहाँ पर देखो H+ का मान आया कितना, 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो क्या हमारे पास में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान आते ही हम पीएच ज्ञात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, पीएच बराबर होता है माइनस का log 10H+। तो यहाँ पर अगर इसका मान मिल गया तो हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, वो पीएच है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास में H+ की सांद्रता है वो है, तो H+ की सांद्रता है तो वो रखो कितनी है, H+ 10⁻⁷। तो यहाँ पर देखो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस का log 10, और यहाँ पर इसकी मान रख दो कितना है, 10⁻⁷, मात्रक नहीं रखना है, 10⁻⁷। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी, ये जो log होता है ये लघुगणक होता है, log या फिर लघुगणक, इसकी एक प्रॉपर्टीज, एक गुण इसका आपको ध्यान में रखना है। तो एक गुण क्या है कि log होता है, यहाँ पर बेस में कुछ भी है, जैसे मान लो 10 है, और यहाँ पर है अगर 10, log 10, तब वहां पर उसका जो मान होता है ना वो हो जाता है 1। कितना हो जाएगा, 1। जैसे यहाँ पर अगर log 2 है तो उसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके अलावा एक और आपको ध्यान में रखना है कि log है, जैसे ये log हो गया आपका log 10। अब इस log 10 तो ये तो बेस में, और ऊपर जो ये 10 है इसके ऊपर कोई भी घात लगी हो, 2 3 4 5 6, मान लो x घात लगी हो, कोई सी भी घात लगी हो,
तब यहाँ पर इस लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि लॉग क्या कर देता है, जो ये घात में 10 की घात में जो भी होगा उसको क्या 10 की घात में जरूरी है 10 ही हो, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, तो वहां पर घात में जो भी होता है उसको वो आगे लेकर आ जाता है। किस प्रकार से, ये x है वो कहां पर आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं x log 10 और इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब हम इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं पूरे को क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो ये आपको है वो दो प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ये पता चल गया कि log 10 का मान है वो कितना होगा 1 होगा, मतलब अगर ये दोनों समान हो गए यहाँ पर तो मान 1 हो जाएगा। और एक क्या ध्यान रखना है कि log अगर इस प्रकार से हो x की पावर में हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं x, और log 10 देखो कुछ नहीं किया बस x को आगे लेकर आया हूं मैं वहां पर वैसे ही, और इसका मान हमारे को फिर से पता है इसका मान कितना होता है 1, इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ x। तो ये आपको दो चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्वेश्चंस के अंदर है वो काम में आएगी, आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर ये काम में आती है। तो ये log की दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। तो यहां से बताओ अब इसको हम कैसे निकालेंगे, pH बराबर माइनस तो है ही, अब देखो वही कंडीशन बन गई, ये वाली कंडीशन बन गई, देखो log 10 और पावर कितनी है -7, तो वही कंडीशन लगा देंगे, जो पावर में होगा वो क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, चिन्ह सही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 7 आगे आएगा, तो -7, फिर से वही लिख दो log 10 इसका मान है वो कितना हो जाएगा log 10 का, इसका मान हो जाएगा 1, इसका मतलब pH है वो कितना आ गया, pH बराबर आ गया ये -7 हो गया, तो pH 7 आ गया, और इंटू 1 करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो pH हमारे पास में आ गया 7। इसका मतलब हुआ जो उदासीन जल होता है, उदासीन जल के लिए वो pH का मान है वो कितना होता है 7 होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि शुद्ध जल के लिए भी pH का मान कितना होता है 7 होता है, उसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, इसलिए उसके pH का मान है वो 7 हो गया। तो ये pH का जो मान है 7 है वो आया कहां से, जब यहाँ पर हमारे को पता था कि उदासीन जल में H+ की जो सांद्रता है वो कितनी है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, और जल में उदासीन जल में H+ की सांद्रता और OH- आयन की भी सांद्रता है वो कितनी होती है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो ये pH स्केल यहाँ पर अब हमने पढ़ी है, एक छोटा सा इसके अलावा और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मान लो आपको दे दिया हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो आपको दे दी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे दी 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर, और आपको बोल दिया इसके लिए pH का मान ज्ञात करो। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, pH बराबर होता है -log 10H+, या ये मान लो, तो आपको तभी H+ दे रहेगा, तो आप यही प्रयोग करोगे, दोनों है एक ही चीज, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर मान रख दो pH बराबर कितना हो जाएगा, pH बराबर हो जाएगा -log 10, और यहाँ पर H+ का मान कितना दे रहेगा आपका पूरा ये दे रहेगा, तो इंटू कितना कर दोगे 10⁻⁶, मात्रा लिखना नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वही प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टीज लग जाएगी। ऐसे याद रखो जो भी घात में आएगा वो कहां पर आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर घात में जो भी होगा वो आगे आ जाएगा। तो pH बराबर क्या आ जाएगा, pH बराबर आ जाएगा माइनस क्या हो गया, ये -6 आ गया, तो माइनस प्लस का 6, ये log 10 बचेगा, और log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब pH कितना आ गया 6 आ गया। आगे हमारे पास में एक उदाहरण और लेते हैं यहाँ पर कि अगर H+ आयनों की सांद्रता ये हो, H+ बराबर आपको दे दिया 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर, सॉरी OH- की नहीं चलो H+ की याद करते हैं। OH- से आपका है वो अभी नहीं आएगा कि आपको OH- की सांद्रता दे दे और फिर आपको ये pH का मान पूछे, उसको भी हम निकाल सकते हैं भाई। H+ की सांद्रता दी तब तो हमने निकाल दिया, OH- की भी अगर हमारे को सांद्रता दे तब भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी वो आपके नहीं है, आपको H+ की सांद्रता को ध्यान रखना था। H+ की सांद्रता हमारे को दे दी 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर, मान रख दो इसके अंदर pH बराबर क्या होता है -log 10, और H+ का मान रख दो कितना आ जाएगा 10⁻⁹, वही 10 जो -9 है वो कहां पर आ जाएगा आगे आ जाएगी, तो प्लस हो जाएगा 9, और इसका मान कितना हो जाएगा 1, मतलब pH का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में उदासीन जल का जो pH है वो कितना आ गया था 7 आ गया था,
और ये एक पीएच, ये पीएच है। अब देखो कोई भी वस्तु है वो कब अम्लीय होगी कब क्षारीय होगी उसका भी हम अध्ययन करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि जब पीएच 7 आता है, पीएच का मान कितना आता है 7 आता है, पीएच अगर बराबर हो 7 तब वस्तु है वो क्या होगी आपकी उदासीन होगी, वस्तु क्या होगी उदासीन होगी। अभी हमने निकाला था ना उदासीन जल के लिए H+ आयनों की सांद्रता कितनी थी 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। 10⁻⁷ को यहाँ पर रखा, -7 आगे आ गया, ये लॉग की मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी जो आपको याद रखनी है। तो 10⁻⁷ आगे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और log 10 बचेगा, वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो पीएच का मान जब भी आपके पास में क्या है 7 है, इसका मतलब जो वस्तु है या मतलब जो भी आपको विलेन दिया गया है वो क्या आपका उदासीन है। और पीएच का मान पीएच यदि पीएच 7 से कम पीएच का मान 7 से कम आए तो वस्तु होगी अम्लीय, जो विलीन होगा वो क्या होगा अम्लीय होगा। और पीएच का मान 7 से अधिक तो वस्तु होगी या जो विलीन होगा वो होगा आपका क्षारीय। ठीक है, पीएच का मान 7 उदासीन, पीएच का मान 7 से कम, चाहे 6.999 कुछ भी आए तो वो भी क्या होगी जो विलीन होगा वो अम्लीय होगा। पीएच का मान 7 से अधिक आए 7.0001 आए तो भी वस्तु है वो क्या होगी क्षारीय होगी। तो ये आपको ये वो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे, अब एक लाइन लिखता हूं मैं कि नोट करके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो क्या होगी जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। क्या हुआ और कैसे इसको हम निकालते हैं, देखो समझते हैं। देखो पीएच का हमारे पास में फॉर्मूला होता है, पीएच बराबर होता है माइनस का log 10H+। अच्छे से समझना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको हर एक चीज बताई है कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर करवाइए। तो आपको बस दिमाग यहाँ पर ध्यान रखना है, दिमाग से कि पीछे वो हमने क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ी है। क्योंकि पीछे की जो चीजें अगर आप भूलते जाओगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि पीएच का मान 7 है तो वस्तु क्या होती है आपकी उदासीन होती है। पीएच का मान अगर 7 से कम है तो वस्तु या जो भी विलीन होगा वो क्या होगा आपका अम्लीय होगा। पीएच का मान 7 से अधिक तो जो भी विलीन होगा वो क्या होगा क्षारीय होगा। तो ये बातें आपको पता रखनी है यहाँ पर। अब देखो ये लाइन हमारे को बोल देगी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। कैसे, देखो हम अलग अलग कंडीशन लेते हैं। एक H+ की सांद्रता लेते हैं 10⁻⁻⁶ मोल प्रति लीटर। एक लेते हैं H+ की सांद्रता 10⁻⁻³ मोल प्रति लीटर। एक कंडीशन और लेते हैं, H+ की सांद्रता आपको दे दी 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर। अब पहले तो मेरे को ये हमारे को देखो हाइड्रोजन सांद्रता दे दी, वो बोला जितने अधिक होगी। तो यहां पर पहले चेक करते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किस में अधिक है। तो बताओ ये संख्या बड़ी है या फिर 10⁻³ बड़ी है या फिर 10⁻10 बड़ी है, कौन बड़ी है बताओ इनमें से कौन बड़ी है, सबसे बड़ी कौन है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि 0 1 2 3 यहाँ पर -1 -2 कि मतलब जितनी बड़ी संख्या होगी और उसके ऊपर माइनस लगा देंगे, उसके आगे माइनस लगा देंगे, उतनी क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी।
तो यहाँ पर अगर बात करें कि एक है और जीरो है, अगर एक और जीरो है, यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है कि एक बड़ा है, लेकिन एक के ऊपर आगे जैसे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, जीरो से भी क्या हो जाएगी, छोटी। कहने का मतलब हुआ कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अगर हम जितनी बड़ी संख्या होगी उसके आगे अगर माइनस लगा देंगे उतनी क्या हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही होगी भाई 10 की पावर 10 कितनी होती है, 10 की पावर 200 हो गया, 10 की पावर 3000 हो गया। तो ऐसे करते करते 10 की पावर 3 है वो बहुत बड़ी होती है, और 10 की पावर 10 बहुत बड़ी होती है, और उसके आगे माइनस लगा दिया हमने, इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और ये और इन दोनों में से सबसे छोटी बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी थी जब तक यहाँ पर माइनस नहीं था, लेकिन माइनस लगते ये क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका मतलब 10 की पावर -3 है वो क्या है, सबसे अधिक है। तो ये जो है वो सबसे क्या आपकी अधिक है, मतलब यहाँ पर है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो सबसे अधिक है। अब हमारे को चेक करना है कि यहाँ पर पीएच का मान, यहाँ पर पीएच का मान और यहाँ पर पीएच का मान क्या क्या आता है, और उसके अंदर बोला गया कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अधिक ये है, उसके लिए पीएच का मान उतना ही कम होगा। सबसे अधिक ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, तो यहाँ पर पीएच का मान है वो सबसे कम आना चाहिए, इनसे भी कम आना चाहिए, वो हमारे को यहाँ पर सिद्ध करना है इस लाइन से। तो यहाँ पर देखो पहले इसके लिए निकालते हैं पीएच का मान, तो पीएच बराबर क्या होगा, माइनस का log 10 H प्लस की सांद्रता, देखो यहाँ पर H प्लस की सांद्रता रखो कितनी है, 10 की पावर -6। वही प्रॉपर्टीज अब लगाओ, क्या होगा आपका -6 कहां पर आ जाएगा आगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 log और 10 और इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब पीएच का मान कितना है हमारे पास में 6। अब इसकी बात करते हैं, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, पीएच बराबर हो जाएगा माइनस का log 10, इसके मान रखो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का 10 की पावर -3, तो यहाँ पर पीएच बराबर -3 आगे आ जाएगा, तो मतलब आ जाएगा आपके पास में 3 log 10 और इसका मान फिर से कितना हो जाएगा 1, मतलब पीएच बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 3। अब यहां पर निकालो, तो यहां पर क्या होगा, पीएच बराबर माइनस का log 10 और ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता रख दो, कितनी हो जाएगी 10 की पावर -10, वही 10 की पावर माइनस जो 10 है उसमें से जो 10 की पावर मतलब -10 से घात है वो कहां पर आ जाएगी, आपके आगे आ जाएगी, तो वो आगे आगे यहाँ पर -7 में लेकर आए थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 10 और log 10 इसका मान कितना हो जाएगा फिर से 1, तो पीएच बराबर आपके पास में आ जाएगा 10, पीएच बराबर आ गया 10। तो अब मेरे को यहाँ पर बताओ कि ये लाइन हमारी जो बोली गई है वो सही है या नहीं है, ये देख लो। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, ये सबसे अधिक थी, उसके लिए पीएच का मान उतना ही कम होगा, तो सबसे अधिक थी तो क्या देखो पीएच सबसे कम है क्या, है ना, यहाँ पर देखो इससे भी ये जो पीएच यहाँ पर 10 आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है, ये पीएच 3 है, इसका मतलब जितनी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी उसके लिए पीएच का मान उतना ही क्या होगा आपका कम होगा, और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होने से पीएच का मान कम हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पीएच का मान 3 है, अब ये मेरे को बताओ पीएच का मान 3 है, तो ये जो भी विलयन होगा वो आपका उदासीन होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, हमने पढ़ा है कि पीएच के मान 7 से जितने भी कम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये जो भी वस्तु या जो भी विलयन होगा वो कैसा होगा, आपका अम्लीय होगा। और यहाँ पर कैसा होगा बताओ विलयन, यहाँ पर विलयन पीएच का मान 7 से कम, ये भी क्या होगा आपका विलयन अम्लीय होगा। और यहाँ पर बात करें तो 7 से जो भी अधिक होते हैं मतलब पीएच का मान जिसके लिए विलयन के लिए, वो कैसा हो जाता है आपका क्षारीय, तो ये हो गया आपका क्षारीय। तो ये बिल्कुल ही आसान भाषा में मैंने उदाहरण देकर आपको समझा दिया, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पीएच का मान है वो किस बात पर निर्भर करता है यहाँ पर। अब देखो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होती है तो पीएच का मान उतना ही कम होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार वगैरह वो कौन से होते हैं, तो देखो पीएच स्केल बनाता हूं मैं, यहां पर पीएच होता है आपका 7, यहां पर पीएच होता है 14 और यहां पर पीएच होता है आपका 0 मान लो, 0 हो गया। 0 से लेकर 14 तक ये वो पीएच स्केल में अंक है वो नामांकित होते हैं।
तो यहाँ पर देखो pH 7 पर जो वस्तु रहती है आपकी किस प्रकार की रहती है, उदासीन रहते हैं ना। यहाँ पर 7 से कम pH का मान जब भी होगा, 7 से कम pH का मान जब भी होगा तो वस्तु है वो इस क्षेत्र में वो जो भी वस्तु या विलयन होगा वो आपका क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। और इस जगह पर या इस क्षेत्र में आपका जो भी मान आएगा वो कैसी वस्तु होगी आपकी, या कैसा विलयन होगा, सारी होगा। तो ये सारी विलयन ये आपका होगा अम्लीय विलयन। तो इसका मतलब परबल अम्ल की बात करें तो यहाँ पर देखो अम्लीयता धीरे धीरे वो क्या होती जा रही है, यहाँ पर घटती जा रही है। यहाँ पर सबसे अधिक परबल अम्ल था, फिर यहाँ पर धीरे कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और यहाँ पर करते करते क्या होगी, वस्तु उदासीन होगी। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर सारिता का मान बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब पीएच का मान अगर मैं बोलूं पीएच बराबर 1, पीएच बराबर 2 और पीएच बराबर 6, इनमें से सबसे अधिक परबल अम्ल कौन सा होगा। तो परबल अम्ल की बात करें तो परबल अम्ल के लिए पीएच का मान सबसे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और पीएच का मान सबसे कम किसके लिए, पीएच बराबर 1। इसका मतलब ये सबसे क्या होगा, अधिक परबल अम्ल होगा। और सबसे दुर्बल की बात करें तो सबसे दुर्बल अम्ल होगा आपका पीएच का मान जो सबसे ज्यादा है, दुर्बल अम्ल। और अगर मान लो पीएच का मान आपको दे दिया, पीएच बराबर दे दिया आपको 7, पीएच बराबर दे दिया आपको 8, पीएच बराबर दे दिया 7 नहीं को छोड़ लेते हैं 9, पीएच बराबर 13। तो इसमें आपको बताना है सबसे प्रबल सार कौन सा होगा और सबसे दुर्बल सार कौन सा होगा। तो प्रबल सार के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पर पीएच का मान जितना यहाँ पर कम, यहाँ पर सबसे जिसका पीएच का मान यहाँ पर आएगा वो सबसे अधिक प्रबल। फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या होता जाएगा, वस्तु है वो कैसे होती जाएगी, उदासीन होती जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर धीरे धीरे वो अम्लता है वो क्या होती जाएगी, विलयन की घटती जाएगी। और यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पर सारिता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखो सारिता के लिए पीएच का मान जितना अधिक होगा उसके लिए वो वस्तु है या जो भी विलयन होगा वो अधिक सारी होगा। तो पीएच का मान 13 है तो पीएच का मान 13 क्या होगा, सबसे अधिक प्रबल सार होगा। फिर यहाँ पर बात करें तो पीएच का मान सबसे ज्यादा कौन सा है, पीएच बराबर 9 है। इसका मतलब ये क्या, ये आपका मतलब इससे जो ज्यादा ही प्रबल होगा। इसका मतलब दुर्बल सार कौन सा होगा, जिसके लिए पीएच का मान कितना है, 8 है। तो ये हो जाएगा आपका दुर्बल सार। तो इस प्रकार से हमने चेक कर लिया कि प्रबल अम्ल, प्रबल जो सार है या दुर्बल अम्ल है या फिर दुर्बल सार है वो कैसे हम निकालते हैं। और जो एक बात बताई थी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम, और पीएच का मान जितना ही कम इसका मतलब जो विलयन होगा उतना ही क्या होगा, अधिक विलयन होगा। कहने का मतलब है जिस विलयन में H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन उतना ही क्या होगा, अधिक है वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और ये बात तो हमने शुरुआत में भी पढ़ी थी कि आर्यनेस ने बताया था कि अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और जो जितनी ज्यादा मात्रा में H+ आयन देगा इसका मतलब वो ज्यादा अम्लीय है। तो यहाँ से वही बात हमारी सिद्ध हो रही है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम, और पीएच का मान जितना कम, पीएच का मान जितना कम वो विलयन होगा उतना ही ज्यादा प्रबल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। और पीएच का मान जितना ज्यादा, यहाँ पर 7 से आगे की बात कर रहा हूँ, पीएच का मान 7 से जितना भी मान लो ज्यादा होगा पीएच का मान, तो वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल सार होगा। तो ये हमने आज है वो पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया कि पीएच स्केल की परिभाषा क्या होती है, पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, फिर पीएच स्केल में हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि कोई वस्तु है वो किसका कितना पीएच है तब वो अम्लीय होगी, सारी होगा या फिर उदासीन होगी। लोग की 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, इसको ध्यान रखना है। एक हमने नोट का अध्ययन कर लिया कि ये जो नोट है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका पीएच स्केल। अब कुछ पदार्थों के हम देखते हैं कि उनके लिए पीएच का मान कितना होता है या कुछ किस श्रेणी में आते हैं। एक सारणी बनाते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका अम्लीय प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर पीएच का मान कितना है 7, तो 7 से कम वाले अम्लीय प्रकृति के होंगे विलयन, और 7 से अधिक वाले क्या हो जाएंगे, आपके सारी प्रकृति हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी प्रकृति। तो अम्लीय प्रकृति कौन कौन से वो पदार्थ वो रखते हैं, तो अम्लीय प्रकृति है वो एक तो हो गया आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे H2SO4 हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। और उसके अलावा जठर रस, जठर रस के अंदर HCl ही पाया जाता है, लेकिन हम उदाहरण तो देख सकते हैं ना कि जठर रस भी क्या होता है, किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। HCl भी क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा दही, दूध, दही दूध भी किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दही खट्टा नहीं होता है, क्या होता है ना, और दूध में लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है ना। तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया, आपके अम्लीय प्रकृति के होगी। इसके अलावा नींबू,
नींबू तो पता ही है सबको, खट्टा ही होता है। टमाटर और संतरा, तो ये क्या हो गया आपके अम्लीय प्रकृति के पदार्थ हो गए। इनको आपको ध्यान रखना है, और भी है लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और अगर पीएच का मान 7 की बात करें तो उदासीन कौन होता है? तो उदासीन आपका कौन सा हो जाएगा? शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच होता है 7। यहाँ पर आप नमक भी ऐड कर सकते हो। तो साधारण नमक होता है ना NaCl, हमने पढ़ा ना NaCl का निर्माण कैसे होता है? NaCl का निर्माण होता है जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। NOH और प्लस का HCl अभिक्रिया करके क्या किसका निर्माण करेंगे? NaCl का निर्माण करेंगे, और प्लस वहां पर जल बनेगा जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते थे। इसका मतलब वहां पर जो भी लवण बनता था वो क्या होता था? आपका उदासीन होता था। उदासीन के लिए पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। तो ये हो गया आपका नमक भी इसके अंदर आ जाएगा। क्षारीय की बात करें तो क्षारीयता में NaOH और भी होते हैं, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम बोलते हैं। MgOH2 को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा भी इसका नाम और भी होता है, एक कौन सा होता है? प्रतिअम्ल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एंटा एसिड। वो भी क्या होता है आपका इसके अंदर ही आता है। और एक और हो गया जैसे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी क्या होता है आपका? क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसको हमें मतलब खाने का सोडा बोलते हैं। खाने का सोडा। साबुन का जो भी विलीन होगा वो भी आपका किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये आपके वो कुछ ऐसे पदार्थ हो गए जो आपकी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति रखते हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हमारा टॉपिक रहेगा अगला पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग। कि पीएच स्केल का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है। मतलब हम पीएच स्केल ये तो पढ़ते हैं कि भाई पीएच स्केल है वो अम्लों और क्षारों की है, वो क्या करती है? सामर्थ्य मापती है कि कौन अम्लीय होगा कौन क्षारीय होगा। दैनिक जीवन में हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पर काम आते हैं उनके बारे में हमारे को यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर तो देखो क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पीएच स्केल दैनिक जीवन में क्या है, तो सबसे पहला होता है आपका उद्र में अम्लता। उद्र में अम्लता मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय के अंदर है वो क्या होता है? जठरस होता है, और जठरस के अंदर है वो क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जैसे ही हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय वहां पर क्या होता है? उस भोजन को पचाना होता है, और पचाने के लिए वो क्या होता है? वहां पर जो अम्ल है उसका क्या होता है? वहां पर निष्कासन होता है अमाशय के अंदर। तो मान लो कुछ बार क्या हो जाता है, जो पेट के अंदर है वो क्या हो जाता है? अधिक मात्रा में वो अम्ल वो स्रावित हो जाता है। तो इससे क्या होने लग जाता है? पेट के अंदर वो जलन और दर्द है वो अनुभव होने लगता है। तो वहां पर अम्ल अधिक मात्रा में हो गया, तो वहां पर अम्ल अधिक मात्रा में होने के कारण वहां पर उसको उदासीन भी करना है। तो अम्ल को उदासीन कौन करता है? क्षार करता है। इसलिए वहां पर हम क्या लेते हैं? वहां पर MgOH2 जो आपका एक दुर्बल क्षारक होता है। इस दुर्बल क्षारक का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इस दुर्बल क्षारक का प्रयोग करने से क्या हो जाता है? पेट में जो भी जलन या जो भी दर्द होता है वो क्या हो जाता है? आपका खत्म हो जाता है। तो वहां पर भी आपका पीएच स्केल का मतलब उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल मतलब उद्र में अम्लता है, उद्र में अम्लता है, ज्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो उस अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए या कम करने के लिए वहां पर जो अधिक होगी उसको कम करने के या खत्म करने के लिए वहां पर क्या होता है? हमें दुर्बल क्षारक जो MgOH2, ये दुर्बल क्षारक का उदाहरण है। MgOH2 है, उसको हम क्या करते हैं? वहां पर लेते हैं, तो उससे हमारी जो पेट में दर्द जलन है वो सारी समाप्त हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए ये क्या होता है? आपका एंटा एसिड होता है ना, या फिर इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर इसको बोलते हैं प्रति अम्ल। ये तो दोनों आपके एक ही नाम होते हैं ना, ये सेम नेम है यहाँ पर। और ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो चार नाम है इसके, तो आपको ध्यान रखना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटा एसिड, प्रति अम्ल। इसका उपयोग क्या होता है? दुर्बल क्षारक के रूप में पेट में या जो उद्र में अम्लता है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखो हमारा जो दूसरा है जो पीएच स्केल का उपयोग है वो है दंत क्षय में। दंत क्षय। अब दंत क्षय क्या होता है? साधारणतः हमारा जो मुख का पीएच होता है,
मुंह का पीएच होता है उसका मान होता है हमारा, मुंह का पीएच होता है उसका मान होता है 6.5। कितना होता है? 6.5। पीएच का मान 6.5 है। इसका मतलब हमारा जो मुंह है उसके मतलब जो मतलब अम्लीय प्रकृति रहती है वहां पर ये सारी प्रकृति, सीधी सी बात है, पीएच का मान 7 से कम मतलब अम्लीय प्रकृति होती है। तो अब हमारे साधारणतः मुख का पीएच है वो कितना होता है? 6.5 होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और जो भोजन करने के पश्चात अगर मान लो हम 2 या 3 घंटे के बाद में वो क्या नहीं करते हैं, अगर दंत मंजन नहीं करते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि जो भी हमारे दांतों के बीच में कुछ भी अपशिष्ट बच जाते हैं, कुछ भोजन के अंश जो टुकड़े वो बच जाते हैं, उनका क्या कर देते हैं, मुख के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, उनको मतलब अम्लीय प्रकृति का मतलब बदल देते हैं वहां पर। तो इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, अम्ल की मात्रा वहां पर अधिक हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया ने अम्ल स्रावित कर दिए वहां पर जो अपशिष्ट है भोजन को ग्रहण करके, और अधिक मात्रा में वहां पर अम्ल स्रावित हो गया। इसका मतलब मुख का पीएच और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई अम्ल की मात्रा जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब वहां पर जब क्या हो जाता है, पीएच का मान आपका कितना हो जाता है, 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर दांतों का है वो, दांतों के जो इनेमल होते हैं, दांत होते हैं, दांतों के जो इनेमल होते हैं उनका क्या होने लग जाता है, क्षय होने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि साधारणतः मुख का पीएच होता है 6.5, और भोजन करने के पश्चात अगर हम दंत मंजन नहीं करेंगे तो अपशिष्ट वो रह जाते हैं, और उन अपशिष्टों का वो बैक्टीरिया अपघटन कर देते हैं, और बैक्टीरिया अपघटन करने से वहां पर होता है अम्ल स्रावित, और अम्ल स्रावित होने पर अगर मान लो मुख का पीएच है वो हो गया 5.5 से कम, तो फिर दांतों के जो इनेमल होते हैं उनका क्या होने लग जाता है, क्षय होने लग जाता है। जो सफेद भाग होता है उसको इनेमल बोलते हैं, वो आपका क्या होने लग जाएगा, क्षय होने लग जाएगा। तो इसलिए वहां पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पीएच का जो मान है वो कितना होना चाहिए। तो पीएच का मान हम पीएच स्केल की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो इसको कम करने के लिए हमारे को नियमित है वो क्या करना चाहिए, भोजन करने के पश्चात 2 या 3 घंटे के पश्चात हमारे को क्या करना चाहिए, या तो फिर क्षारीय विलयन होता है, आजकल माउथ प्रेशनर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सारी मतलब प्रकृति के विलयन आते हैं, तो उससे या तो कुल्ला करना चाहिए, या फिर हमारे को क्या करना चाहिए, जो दंत मंजन करते हैं वहां पर भी सारी प्रकृति होती है, तो इससे आपका मुख का जो पीएच है वो बिल्कुल मेंटेन या सही रहता है। तो ये हो गया आपका दूसरा इसका उपयोग। तीसरा जो इसका उपयोग है वो आपका कीटों के डंक, कीटों के डंक। तो क्या होता है, जैसे हमारे को मान लो कोई मधुमक्खी हो गई या फिर कीड़े मकोड़े हो गए, जो भी हो गए, वो क्या करते हैं, डंक मारते हैं। तो डंक मारने पर वहां पर क्या होता है, वो क्या करते हैं, अम्ल स्रावित करते हैं। शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा है कि लाल चिंटी है वो आपका कौन सा अम्ल स्रावित करती है, फॉर्मिक अम्ल स्रावित करती है। कहने का मतलब चिंटी मकोड़े ये जितने भी कीट होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल स्रावित करते हैं। अब जैसे क्या किया, किसी मधुमक्खी ने या कोई चिंटी है उसने हमारे को काट दी, वहां पर क्या होगा, उसने क्या कर दिया, अम्ल को स्रावित कर दिया, और अम्ल स्रावित करने की वजह से हमारी त्वचा में जब क्या जाता है, अम्ल जाता है, एसिड जाता है, तो वहां पर त्वचा पर क्या होती है, जलन और दर्द अनुभव होता है। तो उस जलन या दर्द को अनुभव को खत्म करने के लिए वहां पर हमारे को किसका प्रयोग करना चाहिए, वहां पर प्रयोग करना चाहिए क्षारीय लवण NaHCO3 का, NaHCO3 का, जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। घर के अंदर जब क्या करते हो आप, पकोड़े वगैरह बनाते समय वहां पर क्या करते हो, खाने का सोडा उसके अंदर डालते हो ना, ताकि वो क्या बने, उले उले बने और आपको इंटरेस्ट आए खाने में। ठीक है, अभी नहीं लेना है आपको इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी खाने का सोडा होता है प्रत्येक घर में पाया जाता है, तो वहां पर खाने के सोडे को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ये क्या होता है, सारी गुण रखता है। तो जैसे ही वहां पर मान लो यहाँ पर क्या हुआ, उससे कीट ने यहाँ पर डंक दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, अम्ल स्रावित हुआ। अगर मैं क्या कर लूंगा, थोड़ा सा भाग में क्या कर लूंगा, अगर उस सारी लवण जो खाने का सोडा उसका लगा कर मैं यहाँ पर इस प्रकार से रगड़ दूंगा, तो यहाँ से क्या होगा, जो भी अम्ल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा। तो ये बहुत ही आपका कारगर उपाय है जो हमारे को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, आजकल जैसे भी क्या हो गए, ज्यादातर क्या हो गए, जिसको हम ततैया बोलते हैं, या फिर हमारी लैंग्वेज में जिसको क्या बोलते हैं, टांटिया बोलते हैं, तो वो खाने पर भी आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, NaHCO3 का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल भी वहां पर सूजन वगैरह कुछ भी नहीं आएगी।
ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता रखनी है। घर के अंदर कभी भी किसी को कोई डंक मार ले तो वहां पर आपको इसी का प्रयोग करना है, थोड़ी सी उसको लेना है और उसको रगड़ देना है तो आसानी से साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में वो पीएच स्केल के और भी बहुत सारे उपयोग है। 3 तो हमने अध्ययन कर लिए। अगला जो चौथा इसका उपयोग है वो है हमारा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, तो वैसे तो क्या होता है, हम वर्षा जल को क्या मानते हैं, बिल्कुल क्या मानते हैं, शुद्ध मानते हैं ना, कि जो वर्षा जल होता है वो आपको बिल्कुल शुद्ध जल होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, मतलब इतनी सारे वो उद्योग वगैरह बन गए हैं, गाड़ियां इतनी चल रही है, इसलिए क्या होता है प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया। और प्रदूषण अधिक होने की वजह से क्या हो जाता है, वर्षा मतलब जो भी धुआं वगैरह होता है वो कहाँ पर जाता है, आपका जो बादलों में जाता है, इसलिए वो धुआं बादलों के साथ में मतलब पानी के साथ में मिल जाता है और वो प्रदूषण क्या कर देता है, जो जल है उसका पीएच का मान क्या कर देता है, कम कर देता है। और पीएच का मान कम करने से वो जो वर्षा होगी तो वो क्या होगी, आपकी जब जमीन के ऊपर गिरेगी तो जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी पीएच का मान भी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पीएच का मान कम होते ही मृदा के अंदर जो भी हमारे लिए उपयोगी जो भी जीवाणु होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अम्लीय वर्षा भी है वो क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा एक नुकसान है हमारे लिए अम्लीय वर्षा। तो इसी अम्लीय वर्षा के हमारे को पता कैसे चलते हैं, हम पानी को लेते हैं, जो बरसात हुई है, और उसके हम पीएच स्केल की सहायता से पीएच मापते हैं। पानी के अंदर हम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता देखेंगे कितनी है और फिर वहां से हम पीएच निकाल लेंगे तो हमारे को मृदा का जो पीएच है वो पता चल जाएगा। तो अम्लीय वर्षा को, अब इसका उपाय क्या है, तो अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि प्रदूषण है वो क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। प्रदूषण जितना कम होगा पानी का पीएच उतना मेंटेन रहेगा, उतनी ही कम अम्लीय वर्षा होगी। और जो मौसम की जो भी पहली बरसात होती है उसमें तो बिल्कुल भी आपको है वो भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर तो अम्लता अधिक होती है तो आपकी त्वचा को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये होगी आपकी अम्लीय वर्षा। अब यहाँ पर देखो पांचवा जो इसको उपयोग है वो है मृदा की पीएच। मृदा की पीएच तो क्या होता है, जब भी क्या करते हैं कोई बुआई करते हैं तो बुआई करते समय किसान क्या करते हैं, अपनी जो मृदा है उसको लेकर जाते हैं, जो पास में कृषि जो भी विद्यालय होगा या जो भी वहां पर कृषि क्षेत्र होगा वहां पर जाएंगे और वहां पर जाने के पश्चात वो मिट्टी लेकर जाएंगे और वहां पर वो क्या करेंगे, मिट्टी की जांच करवाएंगे। तो मिट्टी की जांच में वहां पर पीएच उनको बताया जाएगा कि आपकी मृदा या मिट्टी है उसका पीएच इतना है। तो उसके अनुसार जो भी किसान है वो क्या करता है, मिट्टी का पीएच है वो संतुलित करने के लिए सारे लवणों का इनका प्रयोग करता है, मिट्टी के अंदर उनको डालता है, जिससे मृदा का जो पीएच है वो क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो मृदा की जो पीएच मापने में भी है वो किसका प्रयोग किया जाता है, पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में बहुत सारे वो इस पीएच स्केल के उपयोग है जिनको हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, और उनसे पीएच स्केल से हमारे को फायदा भी होता है क्योंकि हम इतनी सारी चीजें उनसे कर रहे हैं। तो ये पीएच स्केल की होगी दैनिक जीवन में उपयोग। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ लिए थे पीएच स्केल क्या होती है, परिभाषा क्या है, किस वैज्ञानिक ने उसको बनाया था और कैसे हम उसको निकालते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कैसे हम वहां पर उसको कैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को पीएच में रखते हैं वहां पर, और पीएच का मान है वो कितने से कम होने पर या कितने से ज्यादा होने पर अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन प्रकृति प्रदर्शित करेगा।